हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्षितिज भाग 1 का अध्याय नंबर 13। और अध्याय नंबर 13 पर ग्रामश्री नामक कविता है। और वैसे देखें तो ये चौथी या पांचवी कविता है, क्योंकि 8 जो अध्याय थे, चैप्टर जो 8 थे, वहाँ तक तो गद्य खंड था और 9 के बाद शुरू हो जाता है पद्य खंड। तो 9 से लेकर मैं 4-5 कविताएं अभी तक करवा चुकी हूँ। 9, 10, 11, 12, 13 यानी कि पांचवी कविता है ये। और वैसे अध्याय के दृष्टिकोण से देखें तो 8 और 5 13, वैसे टोटल अध्याय के उससे देखें तो। और क्षितिज भाग 1 नामक जो NCERT की पाठ्य पुस्तक है, जो कि 9th क्लास की पाठ्य पुस्तक है, उसी के अंतर्गत आज हम इस अध्याय को पढ़ेंगे। और ये जो सिलेबस है वो PGT एस्टेट के लिए दिया हुआ है। NCERT जो क्षितिज भाग 1 दी हुई है वो PGT एस्टेट के सिलेबस में दी गई है। तो अभी तक हम इसके 12 अध्याय कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि गद्य खंड कंप्लीट हो चुका है, पद्य खंड हमारा चल रहा है। तो जो भी कैंडिडेट आज की इस वीडियो से नए जुड़ते हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर लें और फिर प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर लें कि मैंने हिंदी साहित्य भी कंप्लीट करवा रखा है। और TGT PGT एस्टेट 2024 के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसके अंदर वो सारी वीडियो संग्रहित हैं। साथ ही जो TGT PGT एस्टेट वालों के भारतीय काव्य शास्त्र दिया हुआ है वो भी मैंने कंप्लीट करवा रखा है, तो वो भी आप प्लेलिस्ट से चेक कर लें। और काव्य शास्त्र की लगातार अभी भी मैं एक आधी क्लास बीच बीच में डाल रही हूँ, जो भी बच रही हैं वो। ठीक है, आज के इस अध्याय को हम शुरू करते हैं। और अध्याय का नाम है, ये कविता है ग्रामश्री। ग्रामश्री कविता है और ये लिखी है सुमित्रा नंदन पंत जी ने। तो जो भी अध्याय हम पढ़ेंगे उसका हम कवि या लेखक परिचय भी जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ से भी एक आध प्रश्न पूछ लिया जाता है। अगर यही वीडियो कोई 9th क्लास का स्टूडेंट देख रहा है तो उसके लिए भी आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। और सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय दिया हुआ है और उनकी काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछेंगे। साथ में ही साहित्यिक विशेषताएं भी आपसे पूछी जा सकती हैं। तो आपको इस प्रकार से जीवन परिचय लिखना है। और जो PGT एस्टेट के लिए पढ़ रही हैं उन स्टूडेंट को ध्यान रखना है कि ग्रामश्री कविता किसने लिखी? सुमित्रा नंदन पंत जी ने। सुमित्रा नंदन पंत जी जो हैं हिंदी साहित्य में कौन से युग के कवि हैं? तो ये छायावादी युग के महान कवि हैं। छायावादी युग के 4 महान जो स्तंभ है वो माने जाते हैं, जैसे कि निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। तो सुमित्रा नंदन पंत भी छायावादी युग के ही कवि हैं, लेकिन इन्होंने जो कविताएं लिखी वो कई सारे पार्ट में बांटी गई हैं इनकी। कुछ कविताएं छायावादी है, कुछ कविताएं मानवतावादी हैं, कुछ अंतश्चेतनावादी कविताएं हैं। तो इस प्रकार से इनकी कविताओं को बांटा गया है। थोड़ा सा इनका जीवन परिचय भी हम देखेंगे। और एक प्रश्न और पूछा जाता है सुमित्रा नंदन पंत जी को लेकर कि इनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है क्योंकि इन्होंने काफ़ी सारी जो है प्रकृति से संबंधित कविताएं लिखी हैं। और प्रकृति से इनको एक विशेष लगाव सा रहा है, जैसा कि इनकी रचनाओं से पता चलता है। तो प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो ये सुमित्रा नंदन पंत जी को कहा जाता है। साथ ही आपसे पूछ ले कि ग्रामश्री कविता किसने लिखी? तो सुमित्रा नंदन पंत जी ने। थोड़ी सी मुख्य तौर पर मोटी मोटी बातों को हम यहाँ पर इनके जीवन परिचय से पढ़ लेते हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म 1900 ईस्वी में हुआ और ये उत्तरांचल के प्रदेश के कुमाऊं अंचल के कोशानी गांव में इनका जन्म हुआ। और इनकी माँ की मृत्यु हो जाती है। इनकी माँ का नाम सरस्वती था। इनका पालन पोषण जो है इनकी दादी, बुआ और पिता की छत्रछाया में होता है। अल्मोड़ा से इन्होंने अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त की। गांधी जी से काफ़ी ये प्रभावित थे, इसलिए जो आज़ादी के लिए आंदोलन चल रहे थे उनमें ये कूद पड़े। और फिर ये ज़्यादा हम इनमें नहीं पढ़ेंगे। उन्होंने जीवन भर साहित्य सेवा की। 1977 में इनका देहांत हो जाता है। इनके साहित्य के महत्व को देखते उन्हें साहित्य अकादमी, सोवियत रूस तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको चिदम्बरा पर मिला था, ये भी आपको याद रखना है। और इसके अलावा इन्हें साहित्य अकादमी और सोवियत रूस भी नामक पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, थोड़ा सा यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। वैसे तो जब आप चैनल पर जाएंगे तो छायावादी युग जो है मैंने पूरा डिटेल से पढ़ा रखा है। अगर इनके बारे में आप और ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। तो वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन और युगांत, युगवाणी,
देखो जो वीणा, ग्रंथि, पल्लव और गुंजन, यहाँ पर पल्लव नहीं दी गई है। ये 4 रचनाएं हैं, इनकी ये छायावादी रचना है, याद रखना है आपको। और युगांत और युगवाणी, युगांत और युगवाणी जो रचना है ये इनकी प्रगतिवादी रचनाएं हैं, ठीक है, ग्राम्य भी। और स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, उत्तरा, ये इनकी अंतश्चेतनावादी कविताओं के अंदर आ जाती हैं। बूढ़ा चांद, लोकायतन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनकी रचनाएं आपको याद रखनी है, पेपर में कई बार पूछी जाती हैं। और अधिकांश जो ग्रंथि, वीणा, पल्लव और गुंजन, ये इनका क्रम है। इस हिसाब से इनको क्रम से व्यवस्थित करने के लिए भी यूजीसी नेट तक के एग्जाम में भी पूछी जाती हैं। फिर ये इनकी काव्यगत विशेषताएं हैं। इन्हें प्रकृति के चितेरे कवि कहते थे, इनके साहित्य में प्रकृति का मनोरम चित्रण है। तो ये सब ऐसी बातें हैं जैसे कि 9th क्लास का कोई स्टूडेंट है तो ये उन्हें लिखने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद अब हम आ जाते हैं अपने काम की बात पर, और हम पढ़ रहे हैं कविताओं की व्याख्या सहित, ठीक है। तो अब कविता के व्याख्या जो है हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला ही पैराग्राफ है यहाँ पर दिया गया है, और इसे हम देख लेते हैं। बहुत ही आसान शब्दों में है, लेकिन फिर भी जैसे कि हमें अपने चैप्टर कंप्लीट करवाना है तो एक बार पढ़ना ज़रूरी है। तो जो भी स्टूडेंट पीजीटी एस्टेट की या टीजीटी एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी भी अपने चैनल पर करवाई जाती है। पीजीटी एस्टेट के लिए हम पढ़ रहे हैं आराम से। अभी एस्टेट की कोई डेट आपके सामने अभी निर्धारित नहीं है, और अप्रैल में ही ये जो पेपर है आपका संभावित है, अभी तक जितनी उम्मीद है। तो आप आराम से एक अध्याय को करेंगे तो भी आपकी शुरुआत हो जाएगी। बहुत ही जल्द मैं हिंदी व्याकरण की क्लासेस लाने वाली हूँ, उसके लिए मैं भूमिका बना रही हूँ, ताकि जो एचएससी का सीईटी एग्ज़ाम है, एस्टेट है, और हरियाणा पुलिस वगैरह वगैरह जो भी एग्ज़ाम होते हैं जहाँ पर हिंदी व्याकरण के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि एक तरीके से ही मैं वहाँ पर पढ़ाने की जो वीडियो डालूंगी, ताकि सभी के लिए वो वीडियोस मतलब इम्पोर्टेंट रहें। तो उस तरीके से मैं पढ़ाऊंगी। अभी 1-2 दिन का आप वेट करें तो मैं ज़रूर उस पर वीडियो डालूंगी। तो शुरुआत करते हैं, और ये पैराग्राफ हम सबसे पहले देख लेते हैं। 4 पंक्तियाँ आप सभी के सामने दी गई हैं। अगर कोई 9th क्लास का स्टूडेंट है और उसे व्याख्या लिखनी है तो उनके लिए मैंने यहाँ पर ये व्याख्या भी दिखा दी है। वो वीडियो को यहाँ रोक कर और देख कर लिख सकते हैं, क्योंकि बच्चे जो है ना समझने के बाद लिख नहीं पाते हैं। यहाँ से आप देखेंगे तो सुमित्रा नंदन पंत जी ने ये कविता लिखी है। नीचे इनके शब्दार्थ भी 2 पंक्तियों में यहाँ पर दिए गए हैं। खेतों शुरुआत करते हैं इस कविता। ये जो पंक्तियाँ ली गई हैं ये ग्रामश्री नामक कविता में से ली गई हैं, और इसके जो कवि हैं वो हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। तो आप लिखेंगे ये। उसके बाद देखते हैं, फैली खेतों में दूर तलक, मतलब इन्होंने इसमें इस कविता के अंदर जो गांव है ना उसका जो आंचल ग्रामीण का अंचल में जो खेतों में फैली हरियाली और उस पर जो पड़ती हुई सूर्य की किरणें हैं उनका जो अत्यंत मनोरम चित्रण पंक्तियों में सुमित्रा नंदन पंत जी ने किया है। मतलब गांव का जो नज़ारा है, गांव के अंदर जो प्रकृति की सुंदरता है उसका ही वर्णन इस कविता में किया गया है। पढ़ते हैं, फैली खेतों में दूर तलक। खेतों में सभी जानते हैं, दूर तलक मतलब दूर तक खेतों में फैली हुई है मखमल की कोमल हरियाली। जैसे मखमल आपको छूने में बहुत ही कोमल लगता है, उसी प्रकार से खेतों में दूर तक हरियाली छाई हुई है। यानी कि जो हरियाली है वो मखमल के समान कोमल है। मखमल के समान कोमल हरियाली खेतों में दूर तक छाई हुई है। लिपटी जिससे रवि की किरणें, रवि किसका पर्यायवाची है, यहाँ पर सूर्य का पर्यायवाची है। लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली, मतलब जब सूर्य की किरणें जब उस कोमल मखमली हरियाली पर पड़ती हैं तो वो चांदी की जाली के समान प्रतीत होती हैं। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल रहित रुधिर हरा रहा झलक। यहाँ पर क्या कहा है, जैसे कि हरे हरे पेड़ पौधे उगे हुए हैं खेतों में, और तिनकों के हरे हरे जो तने हैं ना वो इतने हरे प्रतीत हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे हिल हरित रुधिर, मतलब रुधिर वैसे तो लाल होता है लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि हरा रंग उनके अंदर से छलक रहा हो। इतने हरे तने दिखाई दे रहे हैं, जैसे ऐसा लग रहा है जैसे हरा रुधिर जो है, हरा रक्त उनमें से छलक रहा हो। श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चीर निर्मल
नील फलक। निर्मल मतलब पवित्र, और चीर का मतलब कपड़ा होता है जैसे कि, और नभ का मतलब है आकाश। और आकाश जो है ना, नीचे तो क्या है, हरी हरी हरियाली है, और ऊपर यहाँ पर आसमान है जो कि नीले रंग का है। और नीले रंग का आसमान इस श्याम भूतल पर, यानी कि इस हरी भरी धरती पर एक पवित्र और निर्मल पर्दे की तरह, नीला पर्दा के समान जो आसमान है वो झुका हुआ है। आसमान जो है नीले पर्दे के तरह, नीले रंग के पवित्र और निर्मल पर्दे की तरह इस हरी भरी भूमि पर झुका हुआ हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलते हैं। तो यहाँ पर आप कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्न देख सकते हैं, जैसे कि इन्हीं की पंक्तियों में अब कुछ और ख़ास बातें हम यहाँ पर कर लेते हैं, थोड़ी सी जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। तो जो मखमल है, मखमल की कोमल हरियाली, तो यहाँ पर आपको देखेंगे तो रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है, रूप आरोपित किया गया है, क्योंकि जो कोमल हरियाली है उसे मखमल के जैसा रूप आरोपित किया गया है। हरियाली में भी, ठीक है, यहाँ भी हरियाली, मखमल, और ठीक है, यहाँ पर आपको कौन सा अलंकार मिलेगा, रूपक अलंकार मिलेगा। एक प्रश्न और है, जैसे कि पंक्तियाँ दे दी जाती हैं और पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन सा अलंकार है। चांदी की सी उजली जाली में उपमा अलंकार है। तो जहाँ पर भी आपको सी या फिर सा या समदर्श या फिर समान ऐसे शब्द आपको जहाँ भी दिखाई दें, वहाँ आप समझ लेना कि वहाँ पर उपमा अलंकार है। दूसरा, हरे हरे, अगर एक जैसे ही शब्द दो बार आ रहे हैं तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। ऐसे शब्दों में जो एक जैसे ही दो शब्द आते हैं, बीच में योजक चिन्ह होता है या ना भी रहे, तो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। और प्रस्तुत पद में ना चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि पृथ्वी है, ऊपर ये आसमान है, नीले पर्दे की तरह झुका हुआ है, तो एक चित्र सा आपकी आंखों के सामने बन रहा है। तो हम कह सकते हैं कि कवि ने यहाँ पर चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया है। पढ़ते हैं आगे, और दूसरा जो पैराग्राफ है वो है शब्दांश जो है, वाक्यांश जो है, ये देखते हैं। इसमें है रोमांचित सी लगती वसुधा। वसुधा किसका पर्यायवाची है, तो वसुधा जो है ये पृथ्वी का पर्यायवाची है। थोड़ा सा मैं इसे आपको शब्दार्थ दिखाने का प्रयास कर रही हूँ। तो शब्दार्थ यहाँ पर नीचे दी गई हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक वैसे ही अगर कोई 9th क्लास का स्टूडेंट है तो वही यहाँ पर आपको व्याख्या भी मिल जाएगी। एक बार व्याख्या आप मेरी सुन लें, उसके बाद फिर आप यहाँ से व्याख्या देखकर अपनी कॉपी में कर सकते हैं, ताकि आपकी कोई मात्रा की अशुद्धि ना हो। अगला जो देखते हैं शब्दार्थ क्या कहता है। रोमांचित सी लगती वसुधा, आई जो गेहूं में बाली। जौ और गेहूं में मतलब जब जौ और गेहूं पकने वाले होते हैं, सुनहरे रंग के हो जाते हैं, तो उनसे पूरी जो वसुधा है, पूरी पृथ्वी है, रोमांचित सी प्रसन्न, मतलब अपने जो प्रसन्नता है उसे व्यक्त कर रही है। अगले है, आगे दो पंक्तियां हैं। अरहर सनई की सोने की, किंकणियां हैं शोभाशाली। किंकणियां होती हैं करधनी, और कर का मतलब होता है हाथ, और धनी जो हाथ में धारण करते हैं, जो ऐसे कंगन पहनते हैं। तो अरहर और सनई की सोने की किंकणियां शोभाशाली। जो अरहर है उसकी जो फलियां हैं वो किंकणियों के समान, यानी कि करधनी के समान प्रतीत हो रही हैं, और उसकी जो फलियां और फूल ऐसे लगते हैं मानो सोने से निर्मित या सोने के बने हुए सुंदर करदनी उन्होंने धारण कर रखी हो। तो समझ में आ रही होगी, आसान ही है। उड़ती भीनी तैला के गंध, फूली सरसों पीली पीली। चारों तरफ खेतों में जो है ना सरसों के पेड़ उगे हुए हैं और उन पर फूल आए हुए हैं। और तैला के मतलब जो तैलीय सुगंध होती है, जो तेल से सने हुए, मतलब पूरे वातावरण में तैलीय सुगंध सरसों की वजह से फैली हुई है, यानी कि सरसों पर पीले रंग के फूल जो हैं खिले हुए हैं। लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली, जैसे हरी हरी धरती से नीलम की कली झांक रही है। नीलम पर जो सुंदर कलियां हैं वो खिली हुई हैं, और हरी भरी धरती पर नीलम की सुंदर कलियां और नीले रंग के फूलों से लदी अलसी भी झांकती हुई सी प्रतीत
होती है। नीलम की तीसी नीली, तीसी नीली का मतलब है अलसी के नीले फूल। ये भी ऐसा लग रहा है जैसे नीलम की कलियां और अलसी के नीले फूल भी उस हरी भरी धरती से झांक रहे हैं। तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक उसी प्रकार से इसमें आपको बता देती हूँ, जैसे कि अरहर है और जो शोभाशाली है, अरहर और जो शोभाशाली शब्द हैं, इन दोनों में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पर वसुधा जो है, रोमांचित सी लगती वसुधा, या मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। जैसे कि जब मानव की प्रकृति की क्रियाओं को आरोप मानवीय क्रियाओं जैसा जब बताया जाता है तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। मतलब जहाँ पर आपको प्रकृति भी इंसान की तरह हरकत करती हुई दिखाई दे तो वहाँ समझ लेना कि मानवीकरण अलंकार है। पीली पीली में फिर से पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। मैंने आपको बताया था कि दोनों शब्द एक ही जैसे हैं और वही इस पद में भी चित्रात्मकता का प्रयोग किया गया है। अगला जो पैराग्राफ है उसे और देख लेते हैं। काफ़ी इसमें ज़्यादा हैं, 5-6 पैराग्राफ हैं, तो आपको बड़े ही ध्यान से और इन्हें पढ़ते हुए जाना है। बाकी इसमें मुश्किल तो कुछ भी नहीं है। अगला जो पैराग्राफ है ठीक वैसे ही मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ। 9th क्लास का अगर कोई स्टूडेंट है उसे व्याख्या लिखनी होगी तो यहाँ से आप देख सकते हैं। और ये जो पैराग्राफ है आप सभी के सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। रंग रंग के फूलों में झिलमिल रिलमिल, रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी। मतलब खेतों में जो है मटर की बेल फैली हुई हैं और विभिन्न प्रकार के फूल जो है वहाँ पर खिले हुए हैं और ऐसा लग रहा है उनके जो मटर की जो फलियां हैं वो नीचे लटक रही हैं और ऐसा प्रतीत हो रही है जैसे वो सखियों की भांति हंस रही हो। मखमली पेटियों से लटकी छिमियाँ छिपाए बीज लड़ी। और ऐसे भी आप इसे कह सकते हैं कि खेतों में उगी जो फसलों और जो वहाँ का प्राकृतिक छटा का वर्णन कवि ने यहाँ पर किया है। और कवि का कथन है कि मटर की फसल के पौधों पर तरह तरह के फूल खिले हुए हैं, उनके बीच में ही जो मटर की फलियां लटकी हुई है वो मखमली पेटियों के समान प्रतीत हो रही हैं। वो मखमली पेटियों के समान कौन लग रही हैं? मटर की फलियां। और छिपाए बीज लड़ी, उन फलियों के अंदर ही उनके जो बीजों की लड़ियां छुपी हुई हैं। दोनों मतलब मटरों की फलियों में ही मटरों की दोनों पंक्तियां विद्यमान हैं, मटर की पंक्तियां उनके अंदर रहती हैं। फिरती हैं रंग रंग की तितली, विभिन्न प्रकार की रंग बिरंगी तितली वहाँ पर मंडरा रही हैं। रंग रंग के फूलों पर रंग बिरंगी तितलियाँ घूम रही हैं। फूले फिरते हों फूल श्यम, उड़ उड़ व्रंतों से व्रंतों पर। तो यहाँ पर भी आप देख रही होंगे। तो यहाँ पर कवि ये कहना चाहता है कि वहाँ इतने अधिक फूल हैं, इतने अधिक फूल हैं कि ऐसा लगता है कि फूल स्वयं जो है ना, फूले फिरते हो फूल स्वयं, कि फूल स्वयं ही फूले नहीं समा रहे हैं, इतने खुश वहाँ पर हो रहे हैं। फूल स्वयं फूलों के समूह पर गिर रहे हैं। वृंतों का मतलब है समूह, जो एक फूलों का समूह है ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दूसरा जो फूलों का समूह है वो एक दूसरे पर आपस में गिर रहे हैं और फूले नहीं समा रहे हैं, इतने अधिक प्रश्न हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपने देखा, सभी आप समझ गए होंगे इनके अर्थ। कोई तो छिमिया शब्द का भी यहाँ मटर की फलियाँ था। तो सारे शब्दार्थ आपको यहाँ पर बता दिया है। फिर वही बात है कि रंग रंग में, और यहाँ पर भी रंग रंग में, तो यहाँ पर कौन कौन से हो जाएंगे। और एक शब्द और था उड़ उड़, दो एक जैसे आ रहे हैं, बीच में कोई भी अक्षर नहीं है, तो यहाँ पर भी आपका वही पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा। और रिल मिल मखमली छिमिया छिपाई आदि में जो है ना ये सारे, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार की छटा देखते ही बन रही है। और अभिधा शब्द शक्ति है। अभिधा शब्द शक्ति एक उबती अभिधा लक्षणा और व्यंजना। अभिधा शब्द शक्ति का इसमें प्रयोग किया गया है जैसे कि शब्दों को पढ़ते ही आपके दिमाग में उनका अर्थ आपका समझ में आ जाता है, तो वहाँ पर शब्दों के कारण पढ़ते ही तो शब्द शक्ति का प्रयोग, वहाँ पर अभिधा शक्ति का प्रयोग होता है। तो समझ गए होंगे। इनकी व्याख्या भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो पैराग्राफ है उसको और देख लेते हैं।
अब रजत स्वर्ण मंजीरों से लद गई आम्र तरु की डाली। तरु का मतलब होता है पेड़, आम्र का मतलब आम, और रजत का मतलब हो चांदी। स्वर्ण मंजीरियों से यानी कि आम के जो पेड़ है वो बोरा गए हैं, उसके ऊपर जो है फूल खिलने लगे हैं। और इस कविता में, कवितांश में कवि ने जो है ग्रामीण क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन करते हुए कहता है कि आम के जो वृक्ष की टहनियाँ हैं चांदी और सुनहरे रंग के बोर से लद गई हैं। बोर आता है ना उनके ऊपर, पेड़ों के ऊपर, तो वो आम के पेड़ जो हैं बोर से लद गई हैं। आम की जो टहनियों पर बोर मतलब उग गया है, जिससे उन पर फूल लगने की आशा हो गई है। पहले बोर सा आता है और उसके बाद फिर फूल लगते हैं और फिर फूलों से फल बनते हैं। उसके बाद आगे है झर रहे ढाक पीपल के दल। मतलब इस समय जो ढाक और पीपल के वृक्षों के पत्ते हैं वो भी झड़ रहे हैं। झर रहे हैं मतलब झड़ रहे हैं। हो उठी कोकिला मत वाली। ऐसे सुहावने एवं सुंदर वातावरण में कोयल भी जो है मस्ती में भरकर कूकने लगी है। और महके कटहल के पेड़ भी जो है महकने लगे हैं। और मुकुलित जामुन पर भी बोर लग गया है। और जंगल में झरबेरी झूले, छोटे छोटे बेरों की जो झाड़ियां हैं वो भी, बेरियां भी झूल उठी हैं। फूले आड़ू, नींबू, दाडिम और आलू, गोभी, बैंगन, मूली। यानी कि आड़ू, नींबू और जो अनार हैं, दाडिम का मतलब अनार का लिए प्रयोग किया गया है। आड़ू, नींबू, अनार और आलू, गोभी, बैंगन, मूली, ये सब भी जो फल और सब्जियां हैं खूब वहाँ पर चारों तरफ उगे हुए हैं, दूर दूर तक खेतों में उगे हुए हैं। तो यहाँ से भी आपको समझ में आया होगा। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर चित्रात्मक शैली का ही प्रयोग किया गया है और इसमें कोई खास जो है आपके परीक्षा उपयोगी है नहीं। कोई बातें जो आपसे ज़्यादा पूछी जाएं वैसे मैंने आपको अर्थ बता दिया है। और दोस्तों आगे जो अगला पैराग्राफ है उसे और देख लेते हैं। 5-6 हैं इसमें, लेकिन है बहुत आसान, है बड़ी थोड़ी सी कविता, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ से हम और देख लेते हैं। ठीक वैसे ही अगर कोई 9th क्लास का स्टूडेंट है तो उसे मैं पहले व्याख्या दिखा देती हूँ, क्योंकि वो बच्चे देख कर लिखते हैं, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं। बाकी मैं व्याख्या बता रही हूँ, और व्याख्या अगर किसी को यहाँ से नहीं भी समझ में आती है तो एक बार फिर से आप उसे पढ़ सकते हैं। पीले पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चितियाँ पड़ी। मतलब अमरूद पहले हरा होता है, उसके बाद फिर पीला होता है, और बहुत ज़्यादा पीला हो जाता है तो उसमें पीली पीली जो है लाल लाल चितियाँ पड़ जाती हैं। तो पीले पीले मीठे अमरूदों में जो है लाल लाल चितियाँ पड़ गई हैं, और इनसे पता चलता है कि अमरूद जो है ना पक गए हैं। इसी प्रकार पक गए सुनहले मधुर बेर भी पक गए हैं। आंवली से तरों की डाल जड़ी। आंवलों से जो पेड़ के डाल है बिल्कुल जड़ गई है, मतलब काफ़ी सारे आंवले वहाँ पर लग गए हैं। आंवले भी लदे हुए हैं टहनियों से। लह लह पालक लहराने लगा है। धनिया महक रहा है। लौकी और सेम फली फैली। लौकी और जो सेम की फलियां हैं उनकी बेल चारों तरफ फैली हुई है। मखमली टमाटर हुए लाल। मिर्चों की बड़ी हरी थैली। मतलब मिर्चें भी जो हैं काफ़ी मात्रा में वहाँ पर लगी हुई हैं। मखमली टमाटर भी लाल हो गए हैं। तो इसमें ज़्यादा वो नहीं है कुछ भी इसमें समझाने का, आप सभी को पता होगा। और लाल लाल जो लाल लाल में यहाँ पर कुछ ऐसा ये आए हैं ना, लाल लाल चितियाँ पड़ी, तो वही पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और आप यहाँ पर देख रहे होंगे अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। चित्रात्मकता का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, और चित्रात्मक शैली का प्रयोग कैसे किया गया है वो मैंने आपको समझाया। उसके बाद आगे और देख लेते हैं। तो बहुत ही आसान था, इसमें कुछ खास इतना समझाने वाला नहीं था। ठीक ऐसे ही 9th क्लास का स्टूडेंट है अगर कोई, तो उसे मैं पहले ये व्याख्या दिखा देती हूँ, उसके बाद फिर हम इसकी व्याख्या कर लेते हैं। बालू के सांपों से अंकित। अब देखो बालू जो है ना, बालू के रेत जब उड़ती है तो इस तरीके की एक लहर से बन जाती है, और सांप भी कुछ इसी प्रकार का रहता है। तो यहाँ पर इस पद्यांश में कवि ने गंगा तट के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहा है कि गंगा के किनारे बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी
रेती सुंदर लगती सरपत छाई। क्या कहा है? गंगा के किनारे बिछी हुई जो सतरंगी रेत हवा के कारण बनी हुई लहरें सांपों के समान लगती हैं। मतलब गंगा के तट पर जो बालू रेत है उसमें इस प्रकार से लहरें बन गई हैं कि वो सांप के समान प्रतीत हो रही हैं। गंगा के तट पर उगी हुई घास जो है अत्यंत सुंदर लग रही है। सुंदर लगती सरपत छाई, जो वहाँ पर घास है वो भी सुंदर लग रही है। यहाँ पर तट पर तरबूजों की खेती, गंगा के तट पर तरबूजों की फसलें उगाई गई हैं। और अंगुलों की कंगी से बगुले कलगी संवारते हैं कोई। वहीं पर क्या कर रहे हैं? बगुले हैं, बगुले नामक पक्षी वहाँ पर हैं। और ऐसा लग रहा है कि वो अपने पैर की उंगलियों से कंगी कर रहे हैं अपने कलगी में। कलगी जो उनके सिर के ऊपर जो बाल से होते हैं ना, उसमें अपने वो कंगी कर रहे हैं। चक्रवाक आगे है, तिरते जल में सुरखाब। सुरखाब, और सुरखाब का भी मतलब यहाँ पर दिया हुआ है कि चक्रवाक जो पक्षी होता है ना उसको सुरखाब कहते हैं। और पुलिन का मतलब है किनारा। तिरते जल में सुरखाब मतलब वहाँ गंगा के किनारे जो है चक्रवाक पक्षी पानी में तैर रहे हैं। पुलिन पर मगरोठी रहती सोई। पुलिन मतलब किनारे पर ही, और मगरोठी जो है ये भी किसी पेड़ के बारे में ही यहाँ पर क्या कहा है कि मगरोठी जो है गंगा किनारे बैठकर सोई रहती है। तो आप समझ गए होंगे, ज़्यादा मुश्किल यहाँ पर नहीं थे। और बालू के सांपों से अंकित, बालू के सांपों से अंकित, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। इन पंक्तियों में आपको ध्यान देना है। और अंगुली की कंगी, ये जो था, अंगुली की कंगी से बगुले कलगी संवारते हैं कोई, तो इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। तट पर तरबूजे, तट पर तरबूजे तय तय की आवर्ती आई हुई है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे, बहुत ही आसान था, फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं और इसे लिख सकते हैं। बाकी जो पीजीटी एस्टेट वाले बच्चे हैं वो तो इसे लिखेंगे ही क्यों। आगे जो है उसे भी हम पढ़ लेते हैं। अगला जो और अंतिम ये पद्यांश है हमारे पास। अंतिम पद्यांश में क्या कहा गया है? यहाँ पर भी कवि ने ग्रामीण अंचल की जो प्राकृतिक छटा है उसका ही उल्लेख कहा है। वहाँ की जो हसमुख हरियाली है उसके बारे में ही बताया है। हसमुख हरियाली हिम आतम। हिम आतप का मतलब है सर्दी की धूप। सर्दी की धूप का मतलब है हसमुख हरियाली पर सर्दी की धूप जो है ऐसा लग रहा है मानो वह धूप सेकने से, एक मिनट पूरा इसे दोनों पंक्तियों को पढ़ लेते हैं। हसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाए से सोए, भीगी अंधियाली में निशी की। निशी का मतलब रात्रि है। तो यहाँ पर ये कहने लगा है कवि कि मानो वह धूप सेकने से ऐसा लग रहा है कि वहाँ की जो हरियाली है ना, सर्दी की धूप में ऐसी लग रही है मानो वह धूप सेकने से अलसाई हुई सी तथा सोई हुई सी प्रतीत होती है। रात के अंधियारे में वहीं हरियाली भीगी हुई सी लगती है। और भीगी अंधियाली में निशी की मतलब रात्रि की जो है, रात्रि के समय जो उसका सर्दी का मौसम होता है तो जो हरियाली है वो भीग सी जाती है ओस के कारण। तो आगे और देखते हैं। तारक सौपनों में खोए हैं। नीले नभ पर जो है रात्रि को चमकते हुए तारे जो हैं वो भी सपनों में खोए हुए से लगते हैं। तारक मतलब तारे। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, तो वहाँ पर जो रात सर्दी की धूप में जब पड़ती है उस हरियाली पर, सर्दी की ऋतु में जो चमकती हुई धूप में गांव ऐसा लग रहा है जैसे कि नीले नभ पर रात्रि को चमकते हुए नीले जो है आसमान के नीचे सर्दी की ऋतु में चमकती हुई जो धूप है उसमें ऐसा लग रहा है जो गांव है ना, पन्ना नामक जो रतन है वो उसका जो डिब्बा है वो खुल गया हो। पन्ना नामक रतन का खुला हुआ डिब्बा सा प्रतीत हो रहा है। वो जो गांव है ना, गांव का जो ग्रामीण अंचल है, सर्दी के समय में जो उसके ऊपर ओस की बूंदें ओस गिरी हुई थी, ऊपर से सूर्य की किरणें गिर रही हैं, तो वहाँ का जो नज़ारा है ना वो ऐसा लग रहा है। मरकत का मतलब है कि पन्ना नामक जो रतन है ना उसका डिब्बा
खुल गया हो, जिस पर नीलव नभ आच्छादन, उस डिब्बे के ऊपर नीले रंग का आसमान छाया हुआ है, जैसे उसने पर्दा कर रखा हो। ठीक है, डिब्बा सा प्रतीत हो रहा है और छाया हुआ जो उस पर नीले रंग का आकाश छाया हुआ होने के कारण और भी जो है ना वो आकर्षक लगने लगा है। निरूपम, निरूपम मतलब जिसकी कोई उपमा ही नहीं है। हिमांत, सर्दी, हिमांत मतलब हिम का अंत यानी कि सर्दी के अंत में। स्निग्ध का मतलब है कोमल, निज मतलब अपना, निज शोभा से हरता जनमन। तो यहाँ पर हिमांत में अत्यंत सुंदर, शांत और अनुपम गांव अपनी शोभा से सबके मन को आकृष्ट करने वाला है। तो ये अंतिम पद्यांश था। तो इसमें तो कुछ खास इतना वो नहीं है। मरकत डिब्बे सा खुला, यहाँ पर मैंने आपको बताया जहाँ पर भी सा से इस तरीके के अक्षर आपको दिखें तो वहाँ पर उपमा अलंकार है और संपूर्ण पद में जो है ना मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो ये था दोस्तों आज। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एमसीक्यूज लेकर आएंगे। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी तरीके से हम धीरे धीरे के पढ़ लेंगे। हमारी 4 कविताएं और बची हैं, उसके बाद क्षितिज भाग 1 जो है हमारी संपूर्ण हो जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसे लगी।